ये कहानी है भानपुर नामक गांव की, जहां सुरेंद्र अपने दो बेटों के साथ रहा करता था। सुरेंद्र पेशे से एक लोहार था और वो गांव-गांव जाकर बर्तन बनाकर बेचा करता था। उसके इस काम में उसके दोनों बेटे उसकी मदद किया करते थे। अब सुरेंद्र बूढ़ा हो चुका था और वो गांव-गांव जाकर बर्तन नहीं बेच सकता था, इसलिए वो अपने बच्चों को बर्तन बेचने के लिए भेजा करता था। एक दिन सुरेंद्र अपने बड़े बेटे से बोला, क्या रे अनिल, तेरा काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ? सारे बर्तन बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्हें अभी जाकर गांव-गांव में बेच कर आओ। और हाँ, एक बात और, आते वक्त घर में लगने वाला सारा सामान लेकर आना। अरे सुनील, तुम इसे याद दिला देना। ठीक है पिताजी। ये लो सुनील, आधे बर्तन तू पकड़, आधे मैं पकड़ लेता हूँ। और अगर कोई भी मोल भाव करेगा तो तू नहीं बोलेगा, उनसे मैं बात करूंगा। तू बीच में मत बोलना, ठीक है? खरीदने वालों से तू ही बात करना, मैं नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो दोनों गांव में बर्तन बेचने के लिए चले जाते हैं। कल हम बसंतपुर गए थे, आज हम गीता नगर जाएंगे। मेरी विजय चाचा भी उसी गांव में रहते हैं, उनको पतीला भी देकर आना है। फिर वो दोनों गीतानगर के लिए चले जाते हैं। गीतानगर में रामू अपनी दादी के साथ रहा करता था। उसे जैसे ही अनिल और सुनील गीतानगर में दिखाई देते हैं, वो उनके पास जाकर बोलता है, चाचा जी, ये चिमटा कितने का दिया? ये चिमटा पूरे 5 आने का है। लेकिन चाचा जी, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही आने हैं, परंतु मुझे इस चिमटे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जब जब मेरी दादी तवे पर रोटी सेकती हैं, तो उनके हाथ जल जाते हैं। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या आप मुझे 2 आने में ये चिमटा दे सकते हैं? नहीं बेटा, हम तुम्हें ये चिमटा इतनी कम कीमत पर नहीं दे सकते। ठीक है। ये बोलकर वो दोनों आगे निकल जाते हैं। अरे ये क्या, पिताजी ने तो ये चिमटा हमें 2 आने में बेचने के लिए कहा था और तुम इसे 5 आने में बेच रहे हो, और उसे कितनी जरूरत भी थी। तुम चुप रहो, मुझे पता है कि व्यापार कैसे करना है। और फिर वो दोनों आगे निकल जाते हैं। अरे तुमने उस बच्चे को देखा? बेचारा कितना दुखी था। अगर वो चिमटा उसे दे देते तो वो कितना खुश हो जाता। वैसे भी 2 आना ही तो था ना, लेकिन तूने उसे 5 आना कहा। अगर तू उसे 2 आना बोलता तो शायद वो ये चिमटा ले लेता। उसने नहीं लिया तो क्या हुआ, कोई और ले लेगा। वैसे भी मुझे पता था वो ये चिमटा नहीं लेने वाला था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तुमने उस बच्चे को जिस नजर से देखा, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इस तरह वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अरे भाई, ये तवा कितने का है? जी सिर्फ 8 आना 4 आना। अरे ये क्या, 8 आना 4 आना? कहीं तुम लोग मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? असल में 4 आना है या 8 आना है? वो क्या है ना चाचा, जो उसके पास है वो सिर्फ 4 आने का है, और जो मेरे पास है वो 8 आने का है। उसमें जो लोहा लगाया गया है वो थोड़ा हल्का है, इसीलिए इसकी कीमत 4 आना। और जो मेरे पास है, इसमें अच्छी किस्म का लोहा लगाया गया है, इसीलिए इसकी कीमत 8 आने बताई है। ठीक है, तो मुझे 8 आने का नहीं, 4 आने का तवा दो। ठीक है चाचा, ये लीजिए। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि खरीदने वाले से तू बात नहीं करेगा। अब देख, 4 आने का नुकसान हो गया। लेकिन पिताजी ने तो हमें ये 4 आने में ही बेचने के लिए कहा था, फिर तुम इसे 8 आने में क्यों बेच रहे हो? तू बस इतना समझ, अगर हम इसे 4 आने में बेचेंगे तो इसको ज्यादा लोग खरीदेंगे। सुन रहे हो ना तुम? अपना मुंह बंद रखो। व्यापार करने की समझ नहीं और चला है मुझे समझाने। अब चल, विजय चाचा के पास जाना है, उन्हें पतीला देकर आना है। चल अब जल्दी चल। और फिर वो दोनों विजय चाचा के पास चले जाते हैं। अरे आओ अनिल और सुनील, तुमने तो 2 दिन में आने के लिए बोला था, तो फिर ये 4 दिन कैसे हो गए? इस बार इतनी लेट कैसे हो गए भाई? इस पतीले को लेकर तुम्हारी चाची मुझसे रोज झगड़ा करती है। इस बार माफी चाहते हैं चाचा, लेकिन इस बार कच्चा माल लेकर आने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए पतीला थोड़ा लेट बना। ये लीजिए चाचा, आपने जैसा बोला था वैसा ही तैयार करके दिया है। कितना दाम है इस पतीले का? चाचा सिर्फ 20 आना। लेकिन पहले तो तुमने मुझे 15 आना बोला था और अब 20 आना बोल रहे हो, इतना फर्क कैसे हुआ? वो क्या है ना चाचा, जो हम पतीला बेचते हैं उसकी कीमत 15 आना ही होती है, लेकिन ये पतीला खास आपके लिए तैयार किया गया है, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, और इसमें सामान भी अच्छा उपयोग किया गया है चाचा। ठीक है, लेकिन ये तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे ये क्या अनिल, तुमने यहाँ भी ऐसे ही किया?
15 आने का पतीला तुमने 20 आने में क्यों दिया? ऐसे धोखा देना गलत बात है। तू 5 आना ज्यादा कमाने की सोच रहा है। अगर उन्हें अगली बार फिर से बर्तन की जरूरत पड़ेगी तो वो लोग हमसे दोबारा बर्तन नहीं खरीदेंगे। तुम्हें किस जगह पर कैसे रहना है ये तो तुझे पता नहीं, और चला है मुझे सिखाने। चल अब आगे चलते हैं। फिर वो दोनों बचे हुए बर्तन लेकर आगे निकल जाते हैं और उन बर्तनों को बेचकर और अपने घर के लिए सामान लेकर फिर वो घर लौट जाते हैं। फिर घर जाने के बाद क्या रे, सब सामान बेचकर आए या फिर कुछ वापस भी लेकर आए हो? अब खड़े ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? सब बेच दिया पिताजी। वो कल। तू रुक जा। ये लो पिताजी, आज की कमाई। इनमें से कुछ सामान के लिए खर्च हो गए। कल से मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। वैसे भी ज्यादा पैसे आने चाहिए थे, लेकिन कम आए। क्या हुआ? इसने क्या किया? और पैसा कम थोड़ी आया है, बराबर आया है। हाँ पता है मुझे, ये जो भी पैसे आए हैं मेरी वजह से आए हैं पिताजी। ये कम दाम में बेच रहा था। मैंने 4 आने की चीज 8 आने में बेची। लेकिन मैंने तो तुझे 4 आने में बेचने के लिए कहा था। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो कोई भी तुमसे दोबारा बर्तन नहीं खरीदेगा। अगर आप भी ऐसे कहोगे पिताजी तो फिर कैसे चलेगा? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, अब किया सो किया, लेकिन आगे से सिर्फ 4 आने में ही बेचना। खुद का दिमाग ज्यादा मत लगाया कर, समझे तुम? फिर दूसरे दिन पिताजी दोनों को अलग अलग सामान देकर भेजते हैं। उस सामान को लेकर अनिल को सुनील के साथ जाने की इच्छा नहीं हुई और अनिल सुनील से बोलता है, अरे सुनील, तू दूसरे गांव जा, मैं दूसरे गांव जाता हूँ। सारा सामान बेचकर आने के बाद हम दोनों इसी पेड़ के नीचे मिलेंगे। और मेरे बगैर तू कितना सामान बेचता है जरा मैं भी तो देखूं। अरे ऐसा क्यों? पिताजी ने तो साथ में जाने को कहा था। अगर पिताजी को पता चल गया तो पिताजी क्या कहेंगे? अगर पिताजी कुछ कहेंगे तो मैं देख लूंगा। चल अब जा। अरे बेटा, ये पतीला कितने का दिया? सिर्फ 20 आने का चाचा जी। क्या 20 आने का? ये बहुत महंगा है। महंगा तो है चाचा, लेकिन हमने इसमें बहुत ही अच्छी किस्म का माल उपयोग किया है और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। ये आपके पास बहुत लंबे समय तक भी चलेगा चाचा। फिर भी तुम इस पतीले के बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम इसके दाम बहुत अधिक बता रही हो। क्या है ना, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, जिसके कारण कच्चा माल भी बहुत ही महंगा हो गया है। इस वजह से ये सब महंगा हो गया है। ठीक है, ये लो 20 आने। अच्छा है सुनील मेरे साथ आज नहीं है। अगर मेरे साथ होता तो बोलता 20 आने में क्यों बेचा, और फिर मेरे साथ झगड़ा करता। अच्छा हुआ आज मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं आया। दूसरी तरफ सुनील अपने पिता के कहे अनुसार तय कीमत पर सामान बेच देता है। अब उसके पास केवल चिमटा ही रह जाता है। सुनील सोचता है, सारा सामान बिक गया, बस अब ये चिमटा ही रह गया है। तो फिर उसे उस बच्चे की याद आती है जो कल उससे चिमटा मांग रहा था। और फिर सुनील उस बच्चे के पास जाकर कहता है, क्या तुम ये चिमटा खरीदोगे? हाँ चाचा जी, वो बोलता है, लेकिन मेरे पास आज भी उतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पास जितने भी हैं तुम उतने ही मुझे दे दो। लेकिन चाचा जी, मेरे पास तो आज केवल 2 आने ही हैं। चलो ठीक है, तुम मुझे 2 आने ही दे दो। ये सब सुनकर वो बच्चा बहुत खुश हो गया और उसने वो चिमटा 2 आने में खरीद लिया। उस बच्चे की प्रसन्नता को देखकर सुनील को बहुत ही खुशी हुई। इस प्रकार सुनील अपना सारा सामान बेचकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर अनिल ने उसे आने के लिए बोला था। वहां पर अनिल पहले से ही सुनील का इंतजार कर रहा था। क्या रे, इतने से बर्तन बेचने के लिए तूने कितना समय लगा दिया? मुझे यहाँ बैठे हुए 1 घंटा हो गया है। इतना सा सामान बेचने के लिए तूने इतना समय लगा दिया? इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? मैंने अपने बर्तन 80 आने में बेच दिए हैं। पिताजी के कहे अनुसार मैंने 20 आने अधिक में कमाए हैं। मैंने अपने सारे बर्तन 58 आने में बेचे हैं। पिताजी के कहे अनुसार सिर्फ 2 आने ही कम लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं गया। अब तू पिताजी को क्या जवाब देगा? अब बस तू यही सोच। फिर वो दोनों घर आकर पिताजी को सारी बात बताते हैं। तूने आज फिर ज्यादा पैसे में क्यों बेचा अनिल? मैंने तुझे मना किया था ना, फिर तूने ऐसा क्यों किया? पिताजी आप जो मर्जी कहिए, लेकिन मुझे व्यापार कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। मैंने पैसे ज्यादा कमाए, आपको ये देखना चाहिए और खुश होना चाहिए। और इसकी दूसरी तरफ आप मुझे डांट रहे हैं। अगर तू ऐसे ही करेगा तो आगे जाकर तुझे पता चलेगा। बाकी सब तेरी मर्जी। और सुन सुनील, बर्तनों को कम आने में बेचने की क्या जरूरत थी? अगर वो लोग नहीं खरीद सकते थे तो कोई और खरीद लेता। ऐसे ही हमारा नुकसान करके बेचने की तुम्हें क्या जरूरत थी? पिताजी, उस बच्चे का दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं 2 आने कम में उसे वो चिमटा देकर आ गया। उस बच्चे की प्रसन्नता को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया है। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद सुरेंद्र का देहांत हो जाता है।
फिर सुनील और अनिल अपना अपना सामान बनाकर गांव-गांव में बेचने लगते हैं और इस प्रकार अनिल अधिक के लालच में घटिया किस्म का सामान लाकर उपयोग करने लगा और अधिक बर्तन बनाने लगा। इस तरह अनिल सुनील के पास जाकर सुनील से बोलता है, एक मैं हूँ कि दिन में इतने बर्तन तैयार करता और एक तू है कि दिन में थोड़े से ही बर्तन तैयार करता है और उन्हें भी तू कम दामों पर बेचता है। आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस घर में मैं रहने की सोच रहा हूँ, चाहे तो तू अपना पास में ही नया घर बना ले, इसके लिए मैं तुझे पैसे दे दूंगा। भैया मैं भी अब यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं पास में ही अपना घर बना लूंगा। लेकिन भैया आप अधिक बर्तन बनाने की लालच में घटिया किस्म का सामान लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे भी आप ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। इसका आपको आने वाले समय में पता चलेगा। ये सब बातें तो मुझे मत समझा, आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और फिर सुनील पास में ही अपना घर बनाकर अपना काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब सुनील अपने घर पर बैठकर बर्तन बना रहा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर उससे बोला, बेटा मुझे कुछ खाना दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अरे बाबा आप कितने थके हुए लग रहे हो, ये लीजिए आप खाना खा लीजिए, इससे आपका पेट भर जाएगा। अरे बाबा आपके तो पैर भी सूजे हुए हैं, आपके पास पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं हैं। अरे बेटा जब खाना खाने के लिए ही पैसे नहीं है तो चप्पलें कहाँ से पहनूं? मैं कब से इधर उधर घूम रहा हूँ, इसीलिए मेरे पैर ऐसे हो गए हैं। क्या करे बेटा, मजबूरी का नाम ही शुक्रिया है। ये लीजिए बाबा कुछ पैसे और ये खाना खा लीजिए, और इन पैसों से आपको जब भी जरूरत हो अपने लिए खाना ले लीजिएगा, और यदि आपको किसी और चीज की भी जरूरत हो तो आप मेरे पास आ जाइएगा। बेटा तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, हमेशा खुश रहो। ऐसे ही सुनील हर जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत पूरी करता था और उनकी सहायता भी करता था। एक दिन एक साधु उसके पास आकर बोलता है, बेटा सुनील तुम कैसे हो? नमस्कार साधु बाबा, मैंने आपको नहीं पहचाना। कौन है आप और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बाबा क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? हाँ बेटा मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। किसी भी व्यक्ति को देखकर उसको पहचानने की शक्ति है मेरे पास। तेरे किए हुए दान और अच्छे कर्म मुझे बहुत पसंद आए। बेटा तू कितने अच्छे काम करता है, तेरे पास पैसे नहीं है फिर भी तू गरीबों की मदद करता है। यदि तेरे पास पैसे होंगे तो तू कितने अच्छे काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। जितना भी मुझसे बन पड़ता है मैं उनकी सहायता करता हूँ, बस मुझे इसी में ही खुशी मिलती है। ठीक है बेटा, मैं तुझे एक हीरा देता हूँ। अगर तू इसे बेचेगा तो तेरे पास बहुत से पैसे आ जाएंगे और उन पैसों से तू बहुत से जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों की सहायता कर सकता है, और जो तेरी इच्छा है तू पूरी कर पाएगा। और इस प्रकार साधु बाबा सुनील को हीरा देकर वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ अनिल को व्यापार में घाटा होना शुरू हो जाता है। उसके पास ग्राहक आने बहुत कम हो जाते हैं और फिर वो एक दिन सुनील से मिलने उसके पास जाता है और जाकर सुनील से बोलता है, और सुनील तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? भैया मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, और आप सुनाइए। नहीं रे सुनील, मेरा व्यापार में बहुत घाटा हो गया और मैंने अब दुकान बंद कर दी है। जो लोग मुझसे पहले सामान खरीदते थे अब वो लोग मेरे पास से सामान लेना बंद कर दिया है, और जो कुछ बचे कुचे व्यक्ति हैं वो भी मेरे पास से सामान लेकर वापस कर जाते हैं। अरे सुनील मेरा लालच ही मुझे ले डूबा। मैंने घटिया किस्म का सामान उपयोग किया और उसे ऊंचे दामों पर बेचा। अरे भैया मैंने तो आपको पहले ही बहुत समझाया था, लेकिन आपने ही मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तुमने ठीक कहा सुनील, मैंने तब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। अब मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। आप दुखी मत होइए भैया, आप मेरे पास रहकर ही काम कीजिए। मेरे पास से जो भी व्यक्ति सामान खरीदता है फिर वो किसी दूसरे व्यापारी के पास नहीं जाते, और तो और अब अपने आसपास के पड़ोसियों को भी वो मेरे पास ही सामान लेने के लिए भेजते हैं। और फिर दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। और तभी एक दिन साधु बाबा उनके पास आते हैं और सुनील से बोलते हैं, क्या बात है बेटा सुनील, मैंने तुझे जो हीरा दिया था तुमने वो नहीं बेचा? अगर तुम उसे बेच देते तो तेरे पास आज बहुत से पैसे होते। फिर सुनील साधु बाबा से कहता है कि अगर मैं उस हीरे को बेच देता तो मेरे पास बिना मेहनत किए ही बहुत सा धन आ जाता, जिस कारण मुझ में अहंकार भी आ सकता था बाबा, और इतना सारा धन देखकर मैं धन का लोभी भी हो जाता और किसी भी व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाता। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ और बिना मेहनत किए उस हीरे से प्राप्त धन को मैं नहीं ले सकता।
मैं परिश्रम करके ही अपना जीवन यापन कर लूंगा स्वामी, और उससे मुझे जो भी प्राप्त होगा मैं उससे उन्हीं जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों की सहायता भी करूंगा। मुझे इसी में खुशी मिलती है। आप अपना हीरा ले जा सकते हैं स्वामी, कृपा करके आप उस हीरे को अपने साथ ले जाएं। ठीक है बेटा, तुम ऐसे ही परिश्रम करते रहो और गरीब व्यक्तियों की सहायता करते रहो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। और फिर साधु बाबा अपना हीरा लेकर वहां से चले जाते हैं। गांव के छोर पर, जहां धूल भरी हवाएं साए साए करती थी, एक कच्ची झोपड़ी थी। उसमें अंकिता अपने पति विक्रम और अपने बूढ़े दादाजी के साथ रहती थी। उनका जीवन संघर्ष से भरा था। विक्रम दिहाड़ी मजदूरी करता था, पर काम हमेशा नहीं मिलता था। घर का चूल्हा अक्सर मुश्किल से जलता था। इसी गरीबी के बीच अंकिता के पास एक हुनर था जो उसके दादाजी ने उसे सिखाया था। मिट्टी के दीवारों पर और कैनवस पर चित्रकारी का हुनर। अंकिता के दादाजी, जो खुद एक महान चित्रकार रह चुके थे, ने बुढ़ापे में अपनी कला की सारी विरासत अपनी पोती को सौंप दी थी। उनकी आंखें अब कमजोर हो चुकी थी, पर उनकी बातों में कला का ज्ञान और जीवन का अनुभव झलकते थे। अंकिता, रंग केवल रंग नहीं होते, इनमें भावनाएं होती हैं। इन्हें ऐसे मिलाओ जैसे ये तुम्हारे दिल का हिस्सा हो। दादाजी अक्सर कहते थे। अंकिता ने उनके हर शब्द को अपने दिल में बसा लिया था। वो अपनी कला में इतनी खो जाती थी कि उसे भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता था। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स में एक ऐसी चमक थी जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। गांव के लोग भी उसकी कला की बहुत तारीफ करते थे, पर कोई उसकी पेंटिंग खरीदने वाला नहीं था। एक दिन जब विक्रम काम से लौट रहा था तो उसके हाथ खाली थे। उसने उदास मन से अंकिता से कहा, अंकिता, आज भी कोई काम नहीं मिला, अब क्या होगा? अंकिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। उसने कहा, क्यों ना हम अपनी कला को ही अपना सहारा बनाएं? गांव में तो कोई हमारी पेंटिंग्स नहीं खरीदेगा, पर मैंने सुना है कि शहर में कला को बहुत सम्मान दिया जाता है। विक्रम को अंकिता के इस विचार से थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन उसके मन में डर भी था। लेकिन अंकिता, हमें शहर में कौन जानता है, और हमारे पास शहर जाने के पैसे भी कहाँ हैं? तभी दादाजी ने कहा, विक्रम बेटा, जहाँ चाह वहाँ राह। अंकिता सही कह रही है। अगर हमें अपनी तकदीर बदलनी है तो हमें कुछ अलग करना होगा। अगले दिन अंकिता ने कुछ पुराने कपड़े और लकड़ी के टुकड़े जुटाए और उनसे एक कैनवस बनाया। उसने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बनानी शुरू की। उसने उसमें अपने सपने, अपने उम्मीदें और अपने परिवार की खुशियों को रंग दिया। पेंटिंग पूरी होने पर वो इतनी सुंदर लग रही थी कि खुद विक्रम भी दंग रह गया। ये तो बहुत सुंदर है अंकिता, ये पेंटिंग जरूर बिकेगी। अंकिता ने कहा, हाँ, पर इसे गांव में नहीं, शहर में ही बेचना होगा। विक्रम और दादाजी ने मिलकर फैसला किया कि वो एक बार शहर जाकर कोशिश करेंगे। ये उनके लिए एक बड़ा कदम था। गांव में अंकिता के अलावा एक और चित्रकार थी जिसका नाम था माया। माया बहुत अच्छी चित्रकार थी, पर उसकी कला में अंकिता जैसी सादगी और दिल की गहराई नहीं थी। माया हमेशा से चाहती थी कि गांव में सबसे अच्छा काम उसी का हो। उसने जब सुना कि अंकिता और उसका परिवार शहर में पेंटिंग बेचने जाने वाले हैं, तो उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। उसे लगा कि अगर अंकिता सफल हो गए तो गांव में लोग उसे भूल जाएंगे। एक गरीब मजदूर की बीवी और एक बुढ़े की पोती जो भी काम करने की कोशिश करती है सफल हो जाती है। मुझे इसे रोकना होगा। माया ने मन ही मन सोचा। माया बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि अगर वो अंकिता को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगी तो लोग उस पर शक करेंगे। उसने दूसरा रास्ता ढूंढा। अंकिता और विक्रम ने शहर जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने पेंटिंग को सावधानी से लपेटा और कुछ पैसे जमा करके शहर की बस का टिकट खरीदा। उस रात जब सब सो रहे थे, माया चुपके से उनकी झोंपड़ी के पास आई। उसने देखा कि अंकिता ने एक छोटा सा बक्सा जिसमें उसके रंग और ब्रश थे बाहर ही रख दिया था। माया ने उस बक्से को खोला। उसने अपने बैग में से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें एक खास तरह का केमिकल था। ये केमिकल रंगों की चमक को धीरे धीरे कम कर देता था और उन्हें काला बना देता था। माया ने उस केमिकल की कुछ बूंदें अंकिता के कुछ जरूरी रंगों में मिला दी। उसने बक्से को बंद कर दिया और चुपचाप वहां से चली गई।
अगले दिन सुबह अंकिता और विक्रम शहर पहुंचे। उन्होंने एक कला प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग दिखाई। प्रदर्शनी के आयोजक, एक प्रसिद्ध कलाकार मोहन, ने जब अंकिता की पेंटिंग देखी तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अंकिता की कला की बहुत तारीफ की और उसे तुरंत एक बड़ा काम दिया। शहर के सबसे अमीर व्यापारी की कोठी की दीवारों पर एक विशाल और सुंदर भित्ति चित्र यानी म्यूरल बनाने का। ये काम अंकिता के लिए एक सपने जैसा था। अंकिता और विक्रम बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनकी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। अंकिता ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले दीवारों पर सफेद रंग की एक परत चढ़ाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो रंग भरने लगी, उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसके बनाए हुए रंग, जो कल तक इतने चमकदार थे, अब थोड़े फीके लग रहे थे। शायद यहाँ की रोशनी का कमाल है। उसने सोचा। उसने अपने काम पर और ध्यान दिया। वो दिन रात काम करती रही और विक्रम भी उसकी मदद करता था। वो दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे। एक हफ्ते बाद जब अंकिता ने अपने काम को दूर से देखा तो उसे अपने काम पर यकीन नहीं हुआ। पेंटिंग के कुछ हिस्से, जो उसने गहरे लाल और चमकीले पीले रंग से बनाए थे, अब काले और भूरे हो रहे थे। विक्रम, देखो ये क्या हो रहा है? अंकिता ने घबराकर कहा। विक्रम ने ध्यान से देखा। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो इतनी अच्छी कलाकार हो। अंकिता का दिल बैठ गया। उसे लगा कि ये उसी की गलती है। उसकी कला अब खराब हो रही है। व्यापारी ने भी ये देखा और वो नाराज हो गया। ये क्या है अंकिता? तुम तो बहुत बड़ी कलाकार हो, पर ये तो बहुत खराब काम है। उसने कहा। अंकिता के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। उसने दिन रात मेहनत की थी, पर सब बेकार हो रहा था। अंकिता और विक्रम उदास मन से गांव लौट आए। अंकिता ने अपने दादाजी को सब कुछ बताया। उसने रोते हुए कहा, दादाजी, मेरी कला में कोई कमी रह गई थी। मैं अब कभी पेंटिंग नहीं करूंगी। दादाजी ने अंकिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उनकी कमजोर आंखों ने भी रंगों में कुछ अजीब सा फर्क महसूस किया। उन्होंने पेंटिंग को सूंघा। ये रंग असली नहीं है अंकिता, इनमें कुछ मिलावट है। किसी ने तुम्हारे रंगों को खराब किया है। दादाजी की बात सुनकर विक्रम और अंकिता हैरान रह गए। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? विक्रम ने पूछा। अंकिता के मन में अचानक माया का चेहरा घूम गया। उसे याद आया कि जब वो शहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो माया ने उनसे कई बार पूछा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये वही है। मुझे यकीन है कि ये माया का ही काम है, अंकिता ने कहा। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। वो माया के घर जाकर उससे लड़ नहीं सकते थे। दादाजी ने कहा, हमें उसे सबूत के साथ पकड़ना होगा और इसके लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। दादाजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अंकिता और विक्रम से कहा कि वो गांव में ये खबर फैला दें कि उन्हें शहर में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें एक खास तरह के केमिकल की जरूरत है। ये केमिकल पेंटिंग्स को रात में चमकने में मदद करता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये केमिकल एक छोटी सी शीशी में छुपा कर रखा है। अगले दिन अंकिता और विक्रम जोर जोर से बातें करते हुए गांव में घूम रहे थे। उन्होंने कहा, हम बहुत खुश हैं। हमें एक ऐसा केमिकल मिला है जो हमारी पेंटिंग्स को चमका देगा। इसे हमने घर में एक खास जगह पर छुपा कर रखा है। माया ने ये सब सुन लिया। उसके मन में फिर से लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये केमिकल मुझे मिल जाए तो मैं अंकिता से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ये मेरा मौका है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, माया चुपके से अंकिता की झोंपड़ी में घुसी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो कमरे में आई और चारों तरफ उस छिपी हुई शीशी को ढूंढने लगी। अचानक उसे एक छोटी सी शीशी दिखाई दी, जो एक मिट्टी के बर्तन के नीचे छुपाई हुई थी। उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने शीशी उठाई, एक रस्सी खींची और ऊपर से एक भारी बोरा नीचे गिर पड़ा। बोरे में मिट्टी भरी थी, जो जमीन पर बिखर गए। माया डर गई। तभी कमरे में रोशनी जली और अंकिता, विक्रम और दादाजी सामने आ गए। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो माया दीदी? अंकिता ने पूछा। माया के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर और शर्म थी। वो रोने लगी और जमीन पर बैठ गए। मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ तुम्हारे केमिकल को चुराने आई थी। मैं तुम्हारी सफलता से जलने लगी थी। तब विक्रम ने उससे पूछा, क्या तुमने ही हमारे रंगों को खराब किया था? माया ने सिर झुकाकर हाँ कहा। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी तो लोग मुझे ही देखेंगे, पर मैंने अपनी ही कला को खो दिया है। अंकिता ने माया की तरफ देखा।
उसे उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया आई। उसने माया को उठाया और गले लगा लिया। तुमने जो किया वो बहुत बुरा था, लेकिन इंसान से गलती होती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना रास्ता बदल लिया और अंकिता के साथ मिलकर काम करने लगी। अंकिता ने अपनी कला, विक्रम ने अपनी मेहनत और माया ने अपनी समझदारी से अपनी कला को एक नया रूप दिया। उन्होंने ऐसे चित्रकारी और कलाकृतियां बनाई जो पूरे देश में मशहूर हो गईं। अब उनके लिए कला सिर्फ कला नहीं थी, वो उनके सपने थे, उनकी उम्मीदें थीं और एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आप कहाँ से हैं कमेंट में जरूर लिखें।